हाँ जी, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th के फिजिक्स का पहला चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज और ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्जेस विल बी डन, जिसमें हम लोग स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ाई करते हैं। उस ब्रांच को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में या इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, किसके बारे में हमको पढ़ाई करना है पूरे इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर ये इलेक्ट्रिक चार्ज किसी एक लोकेशन पर खड़ा रहे तो ये हमको वेराइटीज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण। क्या होता है? जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हो, प्रॉपर्टी भी बोलते हो। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं पूरे थ्रू आउट इस चैप्टर में? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये मटेरियल की बेसिक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की। चार्ज के किस खूबी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है, यानी उसके डिटेल हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो हमको बेसिकली पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ाई करना है। ये इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत तरह की प्रॉपर्टीज़ हमको शो करके दिखाता है, यानी इफेक्ट अपने अलग अलग शो करके दिखाता है। कौन कौन से इफेक्ट? तो देखना, अगर ये चार्ज किसी लोकेशन पर खड़ा रहे, ठीक है, तो उस समय इसके जो इफेक्ट होंगे, इसके जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अलग अलग टाइप की होंगी। ठीक है, बहुत लार्ज वैरायटी है इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अभी हम उसकी लिस्निंग नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम उसकी बात करते चलेंगे। यही इलेक्ट्रिक चार्ज अभी खड़ा था, जब ये चलने लग जाता है तो फिर ये अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करने लगता है, अलग टाइप के गुण दिखाने लगता है, अलग टाइप के इफेक्ट दिखाने लगता है, जैसे हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह करके बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी है चलते हुए चार्ज के बारे में। यही चार्ज जब ऑसिलेट होने लगता है या वाइब्रेट होने लगता है तो फिर अलग तरह की प्रॉपर्टी और दिखाने लगता है। यानी क्वालिटी एक ही है, मटेरियल एक ही है, या हम ये बोले गुण एक ही है, लेकिन यही गुण अगर खड़ा रहे, खड़े हुए पार्टिकल के पास रहे, तो ये अलग तरह का इफेक्ट दिखाता है। यही जब चलते हुए पार्टिकल के पास आ जाता है तो फिर अलग तरह के, हजारों तरह के इफेक्ट हमको शो करके दिखाता है। यही जब ऑसिलेटिंग पार्टिकल के पास आ जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो इतनी लार्ज वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के। ठीक है, ओके, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स क्या चीज़ होता है, फिजिक्स में हम क्या चीज़ पढ़ाई करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आंसर, फिजिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम सिर्फ नेचर या नेचुरल फिनोमिना की चीज़ें पढ़ते हैं। जो भी नेचर में हो रहा है उसके पीछे का कॉज क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे कौन से लॉस काम कर रहे हैं, ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है, साइंस की एक ब्रांच फिजिक्स। और फिजिक्स किस चीज़ की पढ़ाई है? नेचर की, नेचर की स्टडी। फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी एक अलग से ब्रांच है। तो फिजिक्स में जब हम लोग नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं, और मैं कह रहा हूँ फिजिक्स का ही ब्रांच कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। तो फिजिक्स ही हुआ ना इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स का ही पार्ट है, तो नेचर का ही पार्ट हुआ। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हम किस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? जो हम नेचर में देखेंगे, नेचर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी नेचर में आपने कहाँ देखा है? तो आंसर है बहुत जगह देखा है, आपको एहसास नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी फीलिंग करवाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की। जब बादल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं बरसात के सीजन में, क्लाउड्स नज़दीक आते हैं, तो आपने वहाँ पे चमक देखी है, स्पार्क देखा है, लाइट देखा है बादल में, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। नेचर में हमने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी है? क्योंकि नेचर की ही स्टडी फिजिक्स कहलाती है और फिजिक्स का ही एक ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी भी नेचर की ही स्टडी है। ठीक है, तो नेचर में आपने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी है? एक तो आपने बादल में देखा है, ठीक, स्पार्क के रूप में, लाइट के रूप में, जो गरज होती है बादल में, चमक होती है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखा है आपने? पावर हाउस से जो वायर्स के थ्रू चल करके हमारे घर तक एनर्जी आती है, जिससे हम फैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, अपने घर की दूसरी मशीनें चलाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। समझ आया? हम जो कपड़े पहनते हैं, कपड़े हमारी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं, चिपक जाना, इसको बोलते हैं क्लिंग। क्लिंग यानी चिपक जाना, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। मैं इस चौक से इस बोर्ड पे लिखता हूँ, बोर्ड पर लिखने से चाक के ये वाले पार्टिकल बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, चिपकने को क्या बोलते हैं? क्लिंग। दिस इज इलेक्ट्रिसिटी। समझ आ रहा?
एक नट लिए, उसमें हमने बोल्ट लगाया, बोल्ट लगा के छोड़ दिए, हम देखते हैं छोड़ने के बाद वो वापस अपने आप नीचे नहीं गिर जाता, कोई है जो उसको पकड़ लेता है और उसको चिपकाए रखता है। कौन उसको चिपकाए रखता है? बिना फोर्स के कोई चीज़ ठहर नहीं सकती, तो फोर्स कौन लगाता है? दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। हम ज़मीन पे चलते हैं या हम साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ज़मीन क्या करती है? हमारे व्हील को, गाड़ी के चक्के को या हमारे पैर को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। तो जिस फोर्स की वजह से ज़मीन हमारी बॉडी को पकड़ लेती है या हमारे गाड़ी के व्हील को पकड़ लेती है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। हम दीवार पे पेंट करते हैं और पेंट दीवार के साथ चिपक जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है। एक लकड़ी का टुकड़ा लेके अगर हम पानी में ऐसे अंदर डालें और जैसे ही हाथ हटाते हैं पानी वापस उस लकड़ी को ऊपर फेंक देती है, देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे फॉर्मेट हैं। आसपास जहाँ भी हम नज़र दौड़ाएंगे हर तरफ हमको क्या दिखता है? इलेक्ट्रिसिटी। आप तो सिर्फ एक रूप जान रहे हैं ना, ये बिजली जो पंखे चल रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आसमान में जो बादल चमकते हैं, जो बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, शाइनिंग होती है, स्पार्क होता है, साउंड होता है, देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी। ना लाखों फॉर्मेट है इलेक्ट्रिसिटी के हमारे आसपास, इसलिए फिजिक्स में हम उसको पढ़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे नेचर में हो रही हैं कि नहीं? जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनाई, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है? तो हमारे नेचर में सारी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए नेचर की स्टडी क्या कहलाती है? फिजिक्स। और फिजिक्स की सब ब्रांच कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ की स्टडी है? नेचर की। और नेचर में हम कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं वो सारे हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए। समझ आया? ओके। अब हम नेचर की बात करते हैं। हमारा नेचर दो चीज़ों से मिलकर के बना है, सिर्फ दो चीज़ें हमारे नेचर में। नेचर के जो कंपोनेंट हैं, यानी जिन चीज़ों से हमारा नेचर बना है, वो सिर्फ कितनी चीज़ें हैं? दो टाइप की चीज़। पहली चीज़ जो हमको अपने आसपास चारों तरफ नज़र आती है, मटेरियल, मैटर, जिसमें आप बैठे हैं, जिसमें आप चलते हैं, समझ गए? जो आपके हाथ में है लिखने के लिए, कापी हो, कलम हो, आपकी गाड़ियाँ, अगल बगल जो भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो चीज़ भी आप सेंस कर सकते हो, ऑल थिंग्स आर मैटर, मटेरियल। पहली चीज़ तो ये होगी जिससे नेचर बना है, ये नेचर का एक कंपोनेंट है। दूसरी वो चीज़ है जो हमको आँख से नज़र नहीं आती लेकिन होती है, ठीक है? जैसे सन से आने वाली धूप दिखती है क्या? नहीं, लेकिन होती है कि नहीं? होती है, और उसके पास भी एनर्जी होती है। समझ आया? वो सारे काम जो मैटर कर सकता है, वो सारे काम रेडिएशंस भी कर सकती हैं। सन से आने वाली धूप को क्या बोलते हैं? एनर्जी और रेडिएशन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा ये नेचर सिर्फ दो तरह की चीज़ों से मिलकर के बनता है। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 रेडिएशन और एनर्जी। बस यही दोनों चीज़ों से मिलकर के क्या बना है? हमारा पूरा नेचर बना है, पूरा यूनिवर्स बना है। ठीक है जी? ऐसा समझिए कि ये दोनों मटेरियल या एनर्जी दोनों नेचर के ही बच्चे हैं। किसके? नेचर के ही बच्चे हैं। जो खूबी या जो गुण या जो प्रॉपर्टी नेचर ने अपने एक बच्चे को दी है, मटेरियल को, वही खूबी, वही गुण, वही प्रॉपर्टी नेचर ने अपने दूसरे बच्चे को भी दी है। यानी किसको? रेडिएशन को। कौन सी खूबी? तो बहुत सारी खूबी है, उसमें से एक खूबी है वर्क करना, है ना? मटेरियल वर्क कर सकता है कि नहीं? मटेरियल किसको बोलते हैं? जो जिसके पास मास होता है, थोड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना? अगर मैं किसी मैटर को, मास तो है ही, उसको चला दूं, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट करा दूं, तो उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। मास है, वेलोसिटी है, उसके पास क्या आ गया? मोमेंटम। मोमेंटम से वो किसी चीज़ को जाके हिट करेगा, वर्क करके दिखाएगा। जैसे एक गोली, अगर मैं बुलेट से गोली चलाता हूँ, बुलेट फायर करता हूँ बंदूक से, तो बंदूक के पास मास है, उसके पास स्पीड है, कहीं जाके हिट करेगी, मोमेंटम है, मास स्पीड की वजह से किसी को जाकर के हिट करेगा, वर्क करके दिखाएगा, है ना? तो मटेरियल के पास मास है, मोमेंटम होता है, वेलोसिटी होती है, और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी उसके पास वॉल्यूम होता है, एनर्जी कैरी करता है, कुछ वर्क करके दिखाता है। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। सेम गुण नेचर ने अपने दूसरे बच्चे को भी दी है वर्क करने के लिए, लेकिन उसके पास मटेरियल जैसा पार्टिकल नहीं होता, बिना पार्टिकल का। जैसे धूप में कोई पार्टिकल होता है क्या? कोई मास होता है क्या? आंसर है नहीं। बिना मास के भी वो वर्क करके दिखाता है। उसके पास एनर्जी होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वो भी वर्क करता है। जैसे सूरज से आने वाला धूप, हम अपने घर में बर्नर जलाते हैं खाना पकाने के लिए, गैस चालू करते हैं, बर्नर पे हीट आता है, आप दूर में हाथ रखिए, बर्नर से हीट आएगी, आपके हाथ को गर्म कर देगी। बीच में कुछ नहीं दिख रहा, कोई मास नहीं, कोई मटेरियल नहीं, लेकिन कोई तो आया जो आपके हाथ को आकर के गर्म करके चला गया। ये रेडिएशन का एक एग्जाम्पल है। वर्क किया कि नहीं? गर्म हुआ कि नहीं?
हुआ। इसी तरह से हमारे सेल फोन में कोई तो आता है जो घंटी बजा के चला जाता है, वर्क करके चला जाता है, कोई आया और आपके मोबाइल के अंदर का रिंग बजा, यानी कोई तो आया ना बेल बजाने के लिए, आने वाला दिखता नहीं है लेकिन आके वर्क करके चला जाता है कि नहीं। तो कौन है वो? रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम आगे पढ़ेंगे वो किस टाइप के रेडिएशंस होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी इस दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, एक मैटर 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 और दूसरी एनर्जी 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 एनर्जी, जिसको रेडिएशन भी बोल सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो हैं ये कंपोनेंट ऑफ नेचर कहलाते हैं। जो खूबी नेचर ने अपने एक बच्चे को दी है वही खूबी नेचर ने दूसरे बच्चे को भी दी है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, दोनों वर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो स्टडी अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की, ये हम किस बेसिस पर करेंगे? तो आंसर है नेचर के पहले बच्चे के बेसिस पर करेंगे। यानी किसके बारे में पढ़ना है हमको? मैटर के बारे में। और मैटर के खास गुण के बारे में हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। और वो खास गुण क्या है? मैटर कैन अप्लाई फोर्स। मटेरियल क्या कर सकता है? फोर्स लगा सकता है। समझ आया? अब मैटर कैसे फोर्स लगाता है? तो आंसर है मैटर के पास कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसकी वजह से वो फोर्स लगा सकता है। ठीक है, यानी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताया मास है। जिस पार्टिकल के पास, जिस मटेरियल के पास मास होगा वो एक पर्टिकुलर टाइप का फोर्स लगा सकता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। मास एक गुण है जिसको धारण कौन करता है? मटेरियल। हर मटेरियल के पास मास होता है क्योंकि मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ईश्वर उसको दे के भेजता है, उसको वो बनाना नहीं पड़ता, कहीं से लेना नहीं पड़ता, होता ही है मास उसके पास। जिसके पास भी मास होगा वो क्या लगा सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा सकता है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे इस नेचर का एक बड़ा प्रोमिनेंट फोर्स है जो हमको अपने आसपास चारों तरफ नेचर में दिखता है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि मटेरियल क्या लगा सकता है? फोर्स लगा सकता है। कितनी तरह के फोर्सेस होते हैं हमारे संसार में? लाखों तरह की। ठीक है, एक्चुअल में कितनी तरह के होते हैं? लाखों तरह के। लेकिन जब हम उनको गौर से देखते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं, ये जो लाखों तरह के फोर्सेस हमको दिखते हैं ये असल में सिर्फ 4 ही ठो फोर्स हैं जो इतने सारे फोर्स के रूप बदल बदल के अलग अलग जगह हमको मिलते हैं। तो सबको जो लाखों तरह के फोर्सेस हैं, हज़ारों तरह के फोर्सेस हैं, अगर हम उनको नैरो डाउन करना स्टार्ट करें, ग्रुप बनाना स्टार्ट करें, तो पता चलेगा सिर्फ कुल मिला के कितने फोर्सेस हैं हमारे यहाँ? सिर्फ 4। 4 में से भी 2 ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं, जो हमारी दुनिया के नहीं हैं। कहाँ के हैं? एटम के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर की दुनिया जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है ना? तो उस दुनिया में 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं, वो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। उसकी बात भी हम क्लास 12th में करेंगे, चैप्टर नंबर 12 में और 13 में करेंगे। तो अभी जब तक हम वहाँ तक पहुँचते नहीं तब तक हम सिर्फ 2 तरह के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे जो हमारी दुनिया के फोर्सेस हैं। हमारी दुनिया यानी बड़ी दुनिया जहाँ हम रहते हैं, मैक्रोस्कोपिक दुनिया। और वो जो 2 तरह के फोर्सेस मैंने आपको गिनाए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो किस दुनिया के हैं? जो हमको आँख से दिखती नहीं, माइक्रोस्कोपिक दुनिया, न्यूक्लियस की दुनिया। तो उससे तो अभी हमको कोई काम धाम नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, जिस नेचर में रहते हैं, वहाँ पर 2 तरह के फोर्सेस बड़े प्रोमिनेंट हैं। और जो लाखों तरह के फोर्सेस हमारे आसपास हमको एक्सपीरियंस होते हैं, ये सारे फोर्सेस यही 2 फोर्स अदल बदल के उनमें कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है, उसमें से पहला फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और दूसरे फोर्स पर अभी हम आ रहे हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, ओके। तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक मटेरियल है, इसके पास मास है, तो मास एक गुण है इस मटेरियल का। जो कोई भी इस गुण को धारण करेगा अपने अंदर, मास को, वो कौन सा फोर्स लगा सकेगा? ग्रेविटेशन फोर्स। किस पर लगाएगा? जिसके पास मास होगा, सीधी सी बात। ठीक है ना? तो ग्रेविटेशन फोर्स बनाने के लिए कौन सा सोर्स चाहिए होता है? मास। मास वो सोर्स है जो क्या पैदा कर सकता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है तो लगता किस पर है? जिसके पास कौन सा गुण होना चाहिए? मास। ठीक है, और दिस इज द फोर्स जिसकी वजह से हमारा ये पूरा यूनिवर्स बैलेंस है। क्योंकि सन अर्थ पर फोर्स लगाता है, अर्थ सन पर फोर्स लगाता है, मून पर लगाता है, एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पर फोर्स लगाता है, एक स्टार दूसरे स्टार पर फोर्स लगाता है, पूरा यूनिवर्स बैलेंस रहता है। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो हमारी इस दुनिया में एक बड़ा प्रोमिनेंट फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? ठीक है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं। दूसरी तरह का फोर्स जो है वो हम देखते हैं कौन लगाता है? वही मटेरियल लगाता है जो ग्रेविटेशन लगा रहा था, जिसके पास मास था।
वो मटेरियल एक दूसरे टाइप का भी फोर्स लगाता है, ठीक है, लेकिन हम देखते हैं वो कभी लगाता है कभी नहीं लगाता है। हमको कैसे पता चलता है कि एक तरह का और फोर्स हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, कैसे पता चलता है? तो उसके लिए हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हमको सोचने पे मजबूर किया कि हमारी इस दुनिया में ग्रेविटेशन फोर्स ही इकलौता फोर्स नहीं है, इसके अलावा भी एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। और वो कैसे पता चला? हमारे डे टू डे लाइफ से, हमारे एक्सपीरियंस से। जैसे अगर मैं इस चॉक से इस बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है, और लिखता हूँ ऐसे, तो मैं देखता हूँ कि चाक के जो पार्टिकल हैं, मटेरियल हैं, ये बोर्ड पे लिखने के साथ साथ बोर्ड पे चिपक जाते हैं, और जो पार्टिकल बोर्ड से चिपक गए हैं वो वापस इस चॉक के साथ नहीं आते, है ना, ये इसके साथ चिपक गए। अब ये पार्टिकल है, चॉक का पार्टिकल है कि नहीं? ये पार्टिकल है तो मतलब इसके पास मास भी है। अब क्या इस पार्टिकल को अर्थ नहीं खींच रही? बोलिए। हमारी इस दुनिया में, हम जहाँ रहते हैं, हमारी पेरीफेरी में अर्थ से भारी चीज़ कोई नहीं है, इसका मास बहुत छोटा सा है। इतनी भारी अर्थ इस छोटे से मास के पार्टिकल को नहीं खींच पा रही है, जबकि मास पर कौन सा फोर्स लगाता है? ग्रेविटेशन का फोर्स। इस ग्रीन बोर्ड ने इस पार्टिकल को चिपका करके रखा है, क्लिंग करके रखा है, कोई फोर्स ही लगाया होगा तब ना ये चिपके हैं। ये बोर्ड इस चाक पार्टिकल पर फोर्स लगाता है, और अर्थ भी इस चाक पार्टिकल पर फोर्स लगा रही है, क्योंकि इसके पास भी मास है, अर्थ के पास भी मास है। कौन ज़्यादा फोर्स लगा सकता है ग्रेविटेशन का? ये बोर्ड इस चाक पार्टिकल पर ज़्यादा ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता होगा, या अर्थ इस चाक पार्टिकल पर ज़्यादा ग्रेविटेशन का फोर्स लगाता होगा? आंसर है जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा ग्रेविटेशन का फोर्स बनाता होगा। किसका मास भारी है? अर्थ का, इस ग्रीन बोर्ड का? अर्थ ज़्यादा भारी, ये ग्रीन बोर्ड ज़्यादा भारी? अर्थ। तो जाहिर सी बात है ये बोर्ड इस पार्टिकल पर अर्थ के बराबर ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगा सकता, है ना। अर्थ ज़्यादा फोर्स लगाती होगी इस बोर्ड के कंपैरिजन में, इसके बावजूद भी इतनी भारी अर्थ इस पार्टिकल को नहीं खींच पा रही है। इसका मतलब है ये बोर्ड इस पार्टिकल को जिस फोर्स से चिपकाए हुए है, क्लिंग करवाए हुए है, वो ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है। क्योंकि अगर ग्रेविटेशन का फोर्स होता तो इस पार्टिकल को कहाँ जाना चाहिए था? अर्थ के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि अर्थ ज़्यादा फोर्स लगा करके खींच रही है। तो ये एग्जाम्पल हमको बताता है कि भैया ये ग्रेविटेशन का फोर्स नहीं है, एक फोर्स और है जो अदर देन ग्रेविटेशन है हमारी दुनिया में, और आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं एक पेपर लूँ और उस पेपर पर गम लगाऊँ, गोंद, और एक दूसरा पेपर उठा के ऐसे चिपका दूँ और छोड़ दूँ, पेपर कितना भारी होता है? बहुत हल्का। अब इस पेपर के नीचे कुछ भी नहीं है, इतनी भारी अर्थ इस पेपर को नहीं खींच पा रही है। क्या है ऐसा गोंद में? आंसर है फोर्स। कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका ग्रेविटेशन फोर्स नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है गोंद अर्थ के बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकती, क्योंकि गोंद का मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटा सा है। तो अर्थ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेविटेशन फोर्स लगाती होगी, उतना ये गोंद नहीं लगा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरा फोर्स बनाता होगा गोंद, और जो ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और उस फोर्स से इसने दूसरे कागज़ को पकड़ रखा है। जैसे बोर्ड इस पर एक फोर्स लगा रहा है जो ग्रेविटेशन से ज़्यादा पावरफुल होगा, इसीलिए तो इस पार्टिकल को बोर्ड छोड़ नहीं रहा है, इतनी भारी अर्थ इस पार्टिकल को नहीं खींच पा रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और आपने देखा है दूसरी चीज़ें चमकती हैं, जैसे बल्ब जलता है, चीज़ें चमकती हैं, बादल जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं वहाँ पर लाइटिंग होती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स, ये फोर्स वाले एग्जाम्पल्स, इन सब चीज़ों ने हमको कंपेल किया कि भैया हमारी इस नेचर में ग्रेविटेशनल का फोर्स इकलौता फोर्स नहीं है, एक फोर्स और भी है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो जब हमने ये सारे एग्जाम्पल्स देखे तो हम उस दूसरे फोर्स की तरफ सोचना हमने शुरू किया, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया कि ये कौन सा फोर्स है, इसका हम नाम रखेंगे। और जिस तरह से ग्रेविटेशन एक फोर्स है तो उसको बनाने वाला कुछ सोर्स भी था। कौन है वो सोर्स? मास। मास इज़ द सोर्स विच क्रिएट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरह से ये एक अगर दूसरा फोर्स है तो इसको बनाने वाला कोई गुण भी होता होगा मैटर में जो इस फोर्स को जन्म देता है, वो गुण कौन सा है? ठीक है, तो इन सब चीज़ों ने हमको सोचने पर कंपेल किया, मजबूर कर दिया कि इस दुनिया में ग्रेविटेशन फोर्स अकेला फोर्स नहीं है, एक फोर्स और है जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हो। ठीक है, तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए मटेरियल के साथ। ठीक है, उसकी टेस्ट करनी शुरू की, हमने टेस्टिंग करनी शुरू की और हमने उस फोर्स का पता लगाया। ठीक है, और हमने ये फाइनली डिसीजन निकाला उसमें से एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि कोई भी मटेरियल दो तरह का फोर्स लगा सकता है। कितनी तरह के? कितनी तरह के?
दो तरह के। पहले तरह का फोर्स वो किसकी वजह से लगाता है, क्योंकि इसके पास क्या है, मास, और मास की वजह से ये कौन सा फोर्स लगा सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स। क्या इसका मास कभी आएगा कभी जाएगा या हमेशा बरकरार रहेगा, इसके पास हमेशा रहता है। तो मास हमेशा रहने वाली चीज़ है, इसलिए उसकी वजह से लगने वाला ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा लगने वाला फोर्स है, वो कभी कम ज़्यादा नहीं होता। मास अगर है तो फोर्स हमेशा लगता रहता है ग्रेविटेशन का। लेकिन ये जो दूसरा वाला फोर्स मटेरियल लगाता है, उसको हमने देखा कि कभी मटेरियल लगाता है फोर्स, कभी नहीं लगाता, कभी कभी लगाता है। जब एक खास इसकी स्टेट आती है, इसके पास एक खास चीज़ आ जाती है, तब ये दूसरा फोर्स लगाता है। और वो खास चीज़ जब नहीं होती इसके पास ना, तो ये दूसरा फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ ग्रेविटेशन लगाता है, क्योंकि मास तो हमेशा रहना है। समझ आया? वो खास चीज़ क्या है? तो हमने ना इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो वाली खास चीज़, वो वाला गुण जब इसके पास आता है, तो हम देखते हैं कि ये किसी चीज़ पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, फोर्स लगाने लगता है। तो जब हम देखेंगे कि ये किसी पर फोर्स लगा रहा है अदर देन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के खिलाफ अगर ये कोई फोर्स लगा रहा है, तो हम बोलेंगे इसके पास वो ताकत आ गई है, वो स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से ये दूसरे टाइप का फोर्स लगाता है। समझ आया? और जब ये वो फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ ग्रेविटेशन लग रहा है, सेकंड वाला फोर्स नहीं लगाता, तो हम बोलेंगे इसके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरा टाइप का फोर्स लगा सकता है। ये जो स्ट्रेंथ इसके पास आता है और कभी नहीं आता, इस स्ट्रेंथ का हमने नाम रखा इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम रखा? इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जब इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या कर सकता है, फोर्स लगा सकता है। कौन सा फोर्स? वो दूसरे वाला फोर्स। समझ आया? और जब इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा, तो ये वो दूसरा वाला फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन का तो इसको हमेशा लगाना है ना, मास तो हमेशा है इसके पास, तो वो तो लगता ही रहेगा। दूसरे टाइप वाला फोर्स हम देखते हैं कभी लगाता है कभी नहीं लगाता। और वो किसकी वजह से? वो जो गुण हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम हमने क्या रख दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? गुण, प्रॉपर्टी। जैसे मास क्या है? गुण। तो मास तो ये हमेशा धारण रखता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा गुण है जो ये कभी रखता है और कभी नहीं रखता। जब रखेगा तो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स? दूसरा वाला। और जब नहीं रखेगा तो फिर दूसरा फोर्स नहीं लगाएगा, सिर्फ ग्रेविटेशन का लगाएगा। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज रखने की वजह से दूसरे टाइप का फोर्स लगाता है, ये इलेक्ट्रिक की वजह से फोर्स लग रहा है, इसलिए उस फोर्स का टाइटल भी हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ आया कि नहीं आया? अब आप उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलो, या जो मर्जी वो बोलो, इलेक्ट्रिकल फोर्स बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज इट विल अप्लाई ए फोर्स, दैट्स व्हाई वी विल गिव इट ए नेम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ आया? ओके। और ये आप प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं चीज़ों को, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और कैसे फोर्स लगाती हैं, ग्रेविटेशन के खिलाफ ये फोर्स कैसे लगता है और ग्रेविटेशन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कैसे बनता है। तो इसको थोड़ा सा अपन करके देखते हैं। देखिए ना, ये यहाँ पर कुछ मैंने पेपर पीस ली हुई है इसमें, और ये एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक से ही बना है ना ये पेन। अगर मैं इसको ऐसे टच कराता हूँ इनमें पेपर पीस में, तो ये कोई पेपर पीस नहीं लेके आ रहा है, इसका मतलब ये कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो ये किस स्टेज में होगा? अभी इसके पास वो वाला गुण नहीं है। क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये फोर्स नहीं लगा रहा, स्ट्रेंथ नहीं है इसके पास। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी कपड़े से ऐसे रब करते हैं। कपड़ा अगर थोड़ा कॉटन का रहे या वूल का रहे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, है ना। आई होप ये वर्क करे, कपड़ा अच्छे क्वालिटी का हो। ठीक है, ये हमने इसको रब किया। अब मैं ये बोलूँगा मैंने इसको रब किया, हो सकता है इसके पास वो स्ट्रेंथ आ गई हो, यानी क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, वो गुण आ गया हो। ठीक है, और ये हमने ये पकड़ तो रहा है, ये दिख रहा है कि गिर गया? ये देखिए, दिख रहा है, देखो देखो, ये आया, इसने उठा लिया, बिना टच किए उठा लिया, दिखा? तो इसके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसलिए ये क्या लगा रहा है? ये फोर्स लगा रहा है, इसने चिपका लिया इसको, दिख गया? ठीक, ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये वाला जो फोर्स लगा, देखिए ये हम क्या बोल रहे हैं, ये कॉपी है, कॉपी के ऊपर ये छोटे छोटे पेपर पीसेस है। कितना छोटा पेपर पीस है? बहुत छोटा सा,
मास होगा कि नहीं इसके पास है। इतनी भारी अर्थ इसको खींच रही है ग्रेविटेशन के फोर्स से, नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटेशन का फोर्स, और ये क्या कर रहा है, नीचे लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स के खिलाफ ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स बना के इसको उठा ले रहा है। ये देखो, ये इतनी भारी अर्थ इसको खींच रही है लेकिन खींच नहीं पा रही, ये चिपका के रखा है इसको, दिख रहा है, ये देखो, ये नीचे अर्थ खींच रही है या नहीं, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स के खिलाफ इसने फोर्स लगा के इसको चिपकाए रखा है। अब ये गिर गया, वो पंखे की वजह से गिर गया, ठीक है, अभी भी चिपका रहा है ये चलो ठीक है, ये देखो ये चिपका हुआ है, अभी भी इसके पास स्ट्रेंथ है, समझ आ रहा है। तो ये ग्रेविटेशन का फोर्स तो नहीं हो सकता ना, सीधी सी बात, क्योंकि ग्रेविटेशन होता तो इसको किधर जाना चाहिए था, अर्थ के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि अर्थ ज़्यादा फोर्स लगा रही है ज़्यादा भारी होने की वजह से, ठीक है। तो इन सारे एग्जाम्पल्स ने हमको सोचने पे मजबूर किया कि भैया ग्रेविटेशन अकेला फोर्स नहीं है दुनिया का, एक फोर्स और है, और अब आप उस फोर्स का नाम भी जान रहे हैं, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। ये फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, होता है कि नहीं, कितने गुना ज़्यादा, 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा। 1 के आगे कितने जीरो लगेंगे, 36 जीरो, उसका तो हम नाम भी नहीं जानते। 10-12 जीरो के बाद वो संख वंक अरब खरब सब पार हो जाते हैं, और 36 जीरो यानी आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, ठीक है। ओके, तो हम अब किसके बारे में स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या है, ये एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जो कौन कैरी करता है, मटेरियल, और इस गुण की वजह से मटेरियल क्या कर सकता है, फोर्स अप्लाई कर सकता है, दिस इज इलेक्ट्रिक चार्ज। ये नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपने नोट कर लिया। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्जेस, यानी जो चार्ज रेस्ट पर रहता है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया मैटर और रेडिएशन के बारे में, उसमें हमको मैटर की पढ़ाई करनी है, तो हमने देखा मैटर कैन अप्लाई फोर्स ड्यू टू इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक, अपने 2 गुण की वजह से वो 2 तरह के फोर्स लगाता है। पहला गुण कौन है, मास, मास की वजह से किस टाइप का फोर्स लगाता है वो, ग्रेविटेशन। दूसरा गुण कौन सा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसकी वजह से कौन सा फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम फर्दर डिटेल स्टडी अब करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये एक प्रॉपर्टी है जो कौन धारण करता है, मटेरियल, जिसकी वजह से मटेरियल क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस लगा सकता है, ठीक है, ये हो गया। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से मटेरियल इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। कभी ये चार्ज आता है यानी ये गुण रहता है मटेरियल के पास तो फोर्स लगाता है, और नहीं होता तो नहीं लगाता ये, लेकिन ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा लगाता रहता है, ठीक है। ओके, अब हमने ये जान लिया कि मैटर के पास एक अलग टाइप का भी प्रॉपर्टी हो सकता है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमको इसके गुण के बारे में पता चला, मैटर के, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब हम इस गुण के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें समझना चाहते हैं कि ये और कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, ठीक है, इससे होता क्या क्या है। तो हमने फर्दर इसकी स्टडी करना शुरू किया और हमने देखा कि अब हम चीज़ों को चार्ज कर सकते हैं। एक मेथड तो मैंने आपको दिखा दिया, कौन सा मेथड, हाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, रब करने से इसमें क्या आ जाता है, चार्ज। सो रबिंग इज़ वन ऑफ द मेथड टू चार्ज ए बॉडी। इसके अलावा भी कुछ मेथड हैं बॉडी को चार्ज करने के, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक मेथड तो क्लियर है ना, एक बॉडी को चार्ज करना है, क्या कीजिए, रब कीजिए, किसी के साथ भी रब कीजिए, ये बॉडी चार्ज हो जाएगी, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया। अच्छा, अब हमने इसकी और स्टडी करनी शुरू की, तो अब हम चीज़ों को चार्ज कर करके टेस्ट करने लगे कि चार्ज करने के बाद क्या क्या होता है, ठीक है। तो हमने चीज़ों को टेस्ट करना शुरू किया और अलग अलग तरह के मटेरियल्स हम यूज़ करना शुरू करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए ये एक हमने लिया प्लास्टिक, जैसा अभी हम आपको एग्जांपल में दिखा रहे थे एक्सपेरिमेंट में, ये प्लास्टिक हमने लिया, इसको हमने रब किया, रब करने से ये क्या हो गया, चार्ज। इससे हमने पेपर पीस उठवा के देखा, उठाता है, मतलब चार्ज है, इसके पास चार्ज है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये चार्ज क्या क्या कर सकता है, ये गुण क्या क्या कर सकता है, इसकी और क्या क्या वेराइटी हैं। तो हमने देखा कि ठीक है, इसको हमने चार्ज किया प्लास्टिक को और ऐसे रखा, इसको बांध के ऐसे लटका दिया, ठीक, और एक मटेरियल यहाँ ऐसे रख दिया, अब ये लटका हुआ है। जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसे खिसक के चला जाता है, चिपक जाता है इसके साथ। ये क्या कर रहा है,
अट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन। ठीक है जी। ये एक प्लास्टिक लिया, इसको रब किया, चार्ज हो गया। प्लास्टिक है, रब किया, क्या हो गया? चार्ज। ये दूसरा प्लास्टिक हमने लिया, इसको भी रब किया, खूब रब किया, ये भी क्या हो गया? चार्ज। इन दोनों को ऐसे स्ट्रिंग से लटकाया, ऐसे छोड़ा, हमने देखा ये ऐसे चिपक गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये? क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। मे बी ये दूसरा मटेरियल होगा, ग्लास। सपोज हमने ग्लास लिया, ये ग्लास, इसको रब किया, चार्ज हो गया। ग्लास लेके रब किया, चार्ज हो गया। दोनों को लटकाया, देखे ऐसे आपस में चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, इसको रब किया, इससे पेपर पीस उठाया, उठाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है। इसको रब किया यानी चार्ज किया, चार्ज करने के बाद पेपर पीस उठवाया, ये भी उठाता है, ये भी चार्ज है। दोनों को लटका के हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, दोनों एक दूसरे को ऐसे खींच लेते हैं। ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अलग अलग साइंटिस्ट कर रहे थे। फिर दिस इज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक को लेके हमने रब किया, चार्ज हो गया। दूसरा प्लास्टिक लिए, प्लास्टिक को लेके हमने रब किया, चार्ज हो गया। एक प्लास्टिक को दूसरे प्लास्टिक के सामने हम ऐसे रखते हैं, ये जैसे ही एक प्लास्टिक दूसरे प्लास्टिक के सामने आया, हमने देखा ये ऐसे रिपल हो गया। क्या हो गया? हाँ, जब प्लास्टिक के सामने मैं ग्लास रख रहा था, प्लास्टिक को चार्ज करके, ग्लास को चार्ज करके हमने आमने सामने रखा, ये अट्रैक्ट। लेकिन जैसे ही हम प्लास्टिक चार्ज करके रखते हैं दूसरे प्लास्टिक के सामने चार्ज करके, तो हम क्या देखते हैं? ये क्या होता है? एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज करता क्या है। इसको मैं चार्ज देता हूँ, इसको मैं चार्ज देता हूँ, तो हम देखते हैं ये चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। इसको चार्ज करता हूँ और ग्लास को चार्ज करता हूँ, तो हम देखते हैं ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो चार्ज कभी अट्रैक्ट करता है और चार्ज कभी रिपल करता है। चार्ज दोनों काम करता है। क्यों? ये दोनों तरह की बिहेवियर इसने हमको शो करके दिखाए। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि चार्ज रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, करता क्या है और कब करता है। अगर रिपल करता है तो क्यों करता है, अट्रैक्ट करता है तो क्यों करता है, इसका अब हमको जवाब चाहिए। तो इसके लिए हमने बहुत सोचा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और हम इसका जवाब नहीं दे पाए। ठीक है ना? कब तक? जब तक हमको ये ना सोचने को मिले, हमने ये नहीं सोच लिया कि चार्ज एक टाइप का नहीं होता, दो टाइप का होता है। समझ आया? एक टाइप का चार्ज अगर हम सोचते रहेंगे कि इसको रब करने से ये चार्ज हो गया, इसको रब करने से ये चार्ज हो गया, अब चार्ज तो हो गया, चार्ज ही है, इसने अट्रैक्ट कर लिया। इसको रब किए, चार्ज हो गया, इसको रब किए, चार्ज हो गया, चार्ज तो चार्ज ही है, सामने रखते हैं, रिपल कर देता है। तो अगर आप चार्ज को सिर्फ चार्ज सोचोगे तो आप एक बार का अट्रैक्शन और एक बार का रिपल्शन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए इसने मजबूर किया ये बोलने पर, ये सोचने पर कि चार्ज एक टाइप का नहीं होता, दो टाइप का होता है। नहीं तो आप अट्रैक्शन और रिपल्शन कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो हमको क्या बोलना पड़ा मजबूरी में? कितने टाइप के होते हैं चार्ज? दो टाइप के होते हैं। जब एक टाइप का चार्ज आता है, सेम टाइप का चार्ज, ये प्लास्टिक है तो सेम मटेरियल है, तो जैसा चार्ज इसमें आया होगा ये भी प्लास्टिक है, सेम मटेरियल है, वैसे ही चार्ज इसमें आया होगा। सेम टाइप के चार्ज जब आमने सामने आते हैं तो क्या करते हैं? रिपल। ये प्लास्टिक है, रब किया, इस पे चार्ज आया, ये दूसरा मटेरियल में ले आया ग्लास, इसको रब किया तो इसमें ग्लास टाइप का चार्ज आया होगा, दूसरे टाइप का। तो जब अलग अलग टाइप के चार्ज आमने सामने आते हैं तो ये क्या करते हैं? अट्रैक्शन। तो जब तक आप चार्ज को दो टाइप का नहीं सोचोगे, आप अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हमने चार्ज को सोचा कि कितने टाइप का होता होगा? दो टाइप का। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, अच्छा, अब दो तरह के चार्ज हैं तो दोनों के नाम भी रखने पड़ेंगे। एक टाइप का होता तो उसको चार्ज ही बोलते रहते, वो बुरा भी नहीं मानता। अब चूंकि सेम कैटेगरी के दो चीज़ें हो गई हैं तो दोनों के नाम भी रखने पड़ेंगे। दोनों के क्या नाम रखें? ठीक है, फैराडे चाहते तो अपना नाम रख सकते थे, बेंजामिन चाहते अपना नाम रख सकते थे, या जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो किसी न किसी साइंटिस्ट का नाम होता है, जैसे चार्ल्स ला, बॉयल्स ला, एवोगैड्रो ला, गे-लुसेक ला, पढ़ते हैं आप लोग ना। तो यहाँ पर भी अगर फैराडे चाहते तो अपना नाम रख देते चार्ज का, बेंजामिन चाहते अपना नाम रख देते। तो चार्ज का नाम बड़ा अजीब नाम रखा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक का नाम रखा प्लस और एक का नाम रखा माइनस। बड़ा अजीब नाम जब भी रखा जाता है तो कैसे रखते हैं? किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखते हैं या कोई अजीब टाइप का नाम हम रख देते हैं। प्लस माइनस नाम बड़ा अजीब है।
है ना। ऐसे नाम तो अच्छे नहीं लगते। आपके बाल बच्चे हों, आपके बाल बच्चों के नाम अगर प्लस माइनस रख दें तो आपको तो बड़ा ख़राब लगेगा। लेकिन इतना अजीब नाम बेंजामिन ने रखा चार्ज का। क्यों रखा जी? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों बेंजामिन ने प्लस और माइनस चार्ज रखा? इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, यही बेसिक्स हैं। समझ आया? क्यों बेंजामिन ने प्लस और माइनस नाम रखा चार्ज का? तो इसका जवाब सुनिए क्यों रखा। देखिए, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, दूसरी ब्रांच में, कि जब भी कोई दो चीज़ आपस में कंबाइन होती है तो एक तीसरी चीज़ बनती है। जब भी दो चीज़ मिलेंगी तो हमेशा क्या होगा? कोई ना कोई तीसरी चीज़ बनेगी, दो चीज़ें बनेंगी, चार चीज़ें बनेंगी, 10 चीज़ें बनेंगी, नई चीज़ें बनती हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि दो चीज़ें मिलें और ख़त्म हो जाएं, दुनिया से उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, एग्जिस्ट ही ना करें? होता है क्या ऐसा? जब भी कोई दो चीज़ मिलाओगे एक तीसरी चीज़ बनेगी। यही होता है ना हमेशा केमिस्ट्री में, आप रिएक्शंस में देखते हो। लेकिन चार्ज के अंदर ये खूबी थी कि जब हम दो बॉडी को चार्ज करते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो हम देखते हैं उनका चार्ज ख़त्म हो गया, चार्ज है ही नहीं। कैसे? देखिए, ये हमने लिया ग्लास को खूब रब किए तो ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। इससे हमने पेपर पीस उठवा के देखा, उठाता है, यानी ये क्या है? चार्ज है। ठीक। फिर हमने ना प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक को खूब रब किया, ये क्या हो गया? चार्ज। इससे भी पेपर पीस उठवा के देखा, ये भी उठाता है, मतलब ये भी चार्ज है। दोनों चार्ज हैं। अब हमने सोचा ठीक है, चलो दोनों चार्ज हो गए हैं, ऐसा करते हैं, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इनकी ताकत बढ़ा देते हैं। ये इकट्ठा ऐसे बांधे दोनों को, दोनों की ताकत बढ़ गई। अब हम पेपर पीस उठवा रहे हैं, उठा ही नहीं रहा। समझ आया? हम कह रहे ये क्या हो गया? दोनों को चार्ज किए थे, चार्ज और चार्ज मिलाएंगे तो ताकत बढ़ जानी चाहिए, डबल चार्ज हो जाना चाहिए। अब हम उठवा रहे हैं पेपर पीस, नहीं उठाता। अच्छा, हम कहे ठीक है, खराबी है, इसको खोलो, इससे पेपर पीस उठवाओ, नहीं उठाता। चलो इससे पेपर पीस उठवाओ, ये भी नहीं उठाता। क्या था? शुरू में जब ये चार्ज होके आया था, अकेला था, चार्ज था, पेपर पीस उठाता था। ठीक है, ये जब चार्ज था स्टार्टिंग में, ये पेपर पीस उठाता था अकेला। जब ये चार्ज था, ये भी पेपर पीस उठाता था अकेला। हमने दोनों को बांध दिया, ये सोचे कि ताकत बढ़ जाएगी। अब हम देख रहे हैं चार्ज है ही नहीं, उठा ही नहीं रहा पेपर पीस। पेपर पीस नहीं उठा रहा मतलब चार्ज खत्म। क्या हुआ? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिलीट हो गया। आपके मोबाइल से कोई चीज़ गायब हो जाए तो आप क्या बोलते हो? डिलीट हो गया। तो इसमें जो गुण आई थी वो गुण चली गई। क्या हो गया उस गुण का? डिलीट हो गया। तो ये चीज़ आई, इसके पास थी कुछ देर, उसके बाद हमने देखा कि ये चला गया, नेचर से इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया। कहाँ है? हवा में तो रहता नहीं है, धारण तो मटेरियल ही करता है ना, मटेरियल तो ये है, तो किधर गया? मैटर से तो निकल गया, तो कहाँ गया? खत्म हो गया, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, नेचर में है ही नहीं कहीं वो। और ऐसा हमने पहली बार देखा, क्योंकि जब भी हम ये देखते थे दो चीज़ें मिलाएंगे, दो चीज़ें जब भी मिलती हैं क्या बनता है? एक नई चीज़ बनती है, तीसरी चीज़ बनती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर हमने देखा कि जब भी हम इसको मिलाते हैं दो चार्ज को, तो ये ख़त्म हो जाता है, नेचर से ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, और ये बड़ा अजीब बिहेवियर था। तो ऐसा कहाँ देखा है जी आपने? ऐसा कहीं होता है क्या कि दो चीज़ें मिलाएं और वो ख़त्म हो जाएं? नहीं होता। लेकिन एक ब्रांच है हमारी नॉलेज की ऐसी जहाँ ऐसा होता है, और वो ब्रांच है मैथमेटिक्स की। किसकी? मैथमेटिक्स की। देखिए, +3 एक नंबर है, नंबर लाइन इमेजिन कीजिए। +3 कुछ होता है कि नहीं? डिस्टेंस होता है ओरिजिन से इस तरफ, +3 ओरिजिन से उधर होता है, पॉजिटिव नंबर। +3 एक नंबर है, ठीक है जी। +3 क्या है? एक नंबर है, ये +3। -3 भी एक नंबर है, नेगेटिव। +3 और -3 मिला दीजिए, कितना हुआ? +3 और -3 जोड़िए, कितना हुआ? मिला दीजिए दोनों को, 0। तो दो क्वांटिटी मिल करके 0 हो जाएं, ऐसा कहाँ होता है? हमारी नॉलेज की एक ब्रांच है मैथमेटिक्स, वहाँ होता है। और क्यों होता है? क्योंकि एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस साइन है, और दोनों सेम क्वांटिटी के हैं, अपोजिट साइन है। इसलिए जब भी सेम क्वांटिटी के दो अपोजिट साइन वाले आपस में मिलते हैं, उनका क्या होता है? ख़त्म हो जाते हैं। जैसे ही +3 -3 आप मिलाओगे, कितना हो गया? ये 0। कहाँ है +3? कहाँ है -3? कहीं नहीं, नेचर से गायब हो गया, वो है ही नहीं, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो यही सेम टू सेम चीज़ हमने कहाँ देखी? इलेक्ट्रिक चार्ज में। जब हम दो चार्जेस को मिलाते हैं अपोजिट मटेरियल में, दो चार्ज बॉडी को आपस में कंबाइन करते हैं, तो हम देखते हैं दोनों का चार्ज खत्म हो गया, और दो चीज़ें मिल करके 0 हो जाएं, ऐसा कहाँ हो रहा था?
मैथमेटिक्स में किसकी वजह से हो रहा था? प्लस और माइनस की वजह से। इसलिए चार्ज में भी ये हुआ, इसलिए चार्ज का सबसे अप्रोप्रिएट नाम क्या होना चाहिए? प्लस और माइनस। इस वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या नाम रखा? प्लस और माइनस। नहीं तो किसी देवी देवता का नाम रख देते चार्ज का, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम होते हैं, देवी देवताओं के नाम होते हैं, तो कुछ भी हम नाम रख सकते थे। तो क्यों प्लस माइनस नाम रखा गया, समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, आया कि नहीं आया? पक्का? पक्का? अच्छा, दूसरी चीज़ सुनिए। एक प्रिंसिपल ये बनाया गया कि जब भी आप रब करके किसी चीज़ को चार्ज करेंगे, क्या करके? हाँ, रबिंग एक मेथड है बॉडी को चार्ज करने का। तो उसमें होगा ये कि जब भी आप किसी बॉडी को किसी चीज़ से रब करोगे और ये चार्ज होगा, ठीक है, तो कभी भी एक टाइप का चार्ज नहीं पैदा होता, कभी भी सिंगल टाइप का चार्ज पैदा नहीं होता। चार्ज हमेशा जोड़ी में पैदा होता है। किसमें? जोड़ी में। जैसे अभी ये न्यूट्रल है, इसका चार्ज कितना है? 0, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है। मैंने कपड़े के साथ इसको रब किया। अब अगर ये ग्लास, सपोज अगर ये प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में कौन सा चार्ज आया? कोई एक टाइप का चार्ज आया। सपोज इमेजिन कीजिए इसमें निगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आया? निगेटिव। तो ये माइनस चार्ज हुआ ना, और ये अकेला माइनस चार्ज नहीं बन सकता। ठीक है, देखिए ध्यान से, मैंने इसके साथ इसको रब किया, तो ये अगर निगेटिव चार्ज बना है तो कंपल्सरली ये कौन सा चार्ज बना होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज कभी भी अकेले क्रिएट नहीं होगा। समझ आया? अगर मैंने इसको रब किया और ये पॉजिटिव चार्ज बना, तो इसमें कौन सा चार्ज आ गया होगा? निगेटिव। तो चार्ज हमेशा किस में पैदा होते हैं? जोड़ी में। अगर एक प्लस चार्ज बना है तो कहीं ना कहीं एक माइनस चार्ज भी बना होगा। और हमने जो मेथड आपको बताया है रब करके चार्ज करने वाला, तो इसमें रब करने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक ये और एक दूसरे पार्टी। जब भी रब वाला प्रोसेस होगा, एक बॉडी हैज़ गॉट वन टाइप ऑफ चार्ज एंड अनदर बॉडी हैज़ गॉट सेकंड टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या समझे? रब करने से चार्ज हो जाएगा, है ना? एक बॉडी चार्ज होगा कि दोनों चार्ज हो जाएंगे? दोनों चार्ज हो जाएंगे। एक बॉडी में एक तरह का चार्ज आएगा तो दूसरी में दूसरी तरह का चार्ज आएगा। हमेशा दोनों तरह के चार्ज डेवलप होंगे अलग अलग बॉडी में। आया या नहीं आया? पक्का? अच्छा, अब इसमें पूछने लायक सवाल ये है कि चार्ज का नाम किसने रखा? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने रखा। क्यों? क्या नाम रखा? प्लस और माइनस। क्यों नाम रखा प्लस और माइनस? क्योंकि वो कंबाइन होकर के क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए अप्रोप्रिएट नाम क्या है? प्लस और माइनस। जब भी दो बॉडी रब की जाएगी, हमेशा दो चार्ज पैदा होंगे और अपोजिट चार्ज पैदा होंगे। एक बॉडी एक तरह की चार्ज रखेगी और दूसरी बॉडी अपोजिट वाला चार्ज रखेगी, लेकिन क्रिएट हमेशा दोनों तरह के चार्जेस होंगे। ये समझ आया? तो इसको हम यहाँ थोड़ा सा नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये आपको नोट करना है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दी हैं, तो आप इसको बढ़िया से नोट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिससे 1 मार्क के क्वेश्चन आपके प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं तो 1 मार्क के क्वेश्चन आपके बन जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अभी तक हमने ये डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो फोर्स लगा सकता है। कितने टाइप के फोर्स लगा सकता है? 2 तरह के। कौन सा? अट्रैक्शन और रिपल्शन। क्यों लगाता है 2 तरह के फोर्स? ड्यू टू इट्स 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 टाइप ऑफ चार्जेस, वन इज़ पॉजिटिव एंड अनदर इज़ नेगेटिव चार्जेस। चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, इसलिए ये 2 तरह का फोर्स लगाता है, अट्रैक्शन का और रिपल्शन का। जब सेम तरह के चार्ज वाले मटेरियल सामने आते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? रिपल्शन का। और जब डिफरेंट मटेरियल वाले चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के सामने आते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा, अब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी मटेरियल के पास कौन सा चार्ज आएगा। 2 में अपोजिट चार्ज आते हैं ना, 2 बॉडी अगर हम रब करें, या ठीक है 2 बॉडी हमने रब किया, एक इस मटेरियल को हमने शर्ट के साथ रब किया, कपड़े के साथ, तो ये भी चार्ज होगा, ये भी चार्ज होगा। यही हमने पढ़ा कि जब भी 2 चीज़ें रब होंगी आपस में ऐसे, तो दोनों में चार्ज आएगा। एक में एक तरह का चार्ज आएगा, दूसरे में दूसरे टाइप का चार्ज आएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन सा चार्ज आएगा, कौन सा पॉजिटिव चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा। समझ आया? जब भी 2 सब्सटेंस आपस में रब किए जाएंगे, एक में पॉजिटिव बनेगा, एक में नेगेटिव चार्ज बनेगा हमेशा।
किस में पॉजिटिव आएगा और किस में निगेटिव आएगा, कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए फेराडे ने एक सीरीज़ बनाई है, अलग अलग सब्सटेंस को, अलग अलग चीज़ों को रब कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके उन्होंने एक सीरीज़ बनाई है। उस सीरीज़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़। क्या बोलते हैं? यानी जब भी दो चीज़ें आप रब करेंगे तो एक में पॉजिटिव दूसरे में निगेटिव चार्ज आएगा। उस सीरीज़ को देख करके हम बता देंगे किस में कौन सा चार्ज आया है। और सीरीज़ को देख करके बताने का तरीका ये है कि सीरीज़ में जिसका नाम पहले आएगा या ऊपर आएगा, पहले आए या ऊपर आए, उसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा, ठीक है। और जो बाद में आएगा या नीचे आएगा उसको क्या माना जाएगा? नेगेटिव चार्ज माना जाएगा। और उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, नॉट केमिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बोलते हैं। किसने बनाया? फेराडे ने। समझ गए? तो अब हम लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब ये हिस्टोरिकल हो गई है, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए। तो अब हम उसको नोट करते हैं ये रब करके। तो ये है सीरीज़। पहले नंबर में किसको लिखा हमने? ग्लास, दूसरे में फ्लैनल, और ऐसे करते करते ये 8-9 नाम हमने नोट किए हैं। बीच में और भी हैं लेकिन उसको सारों को हम कवर नहीं कर रहे ना। अच्छा, इसमें ये है कि देखिए ग्लास और प्लास्टिक, इन दो चीज़ों को बेस बनाया फेराडे ने, क्योंकि दोनों चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, हर जगह हर घर में उपलब्ध हैं, ग्लास और प्लास्टिक। ग्लास यानी क्या? कांच, प्लास्टिक आपके कलम, हर चीज़ तो लगभग प्लास्टिक का ही यूज़ करते हैं हम। तो ये दोनों चीज़ें बहुत आसानी से हमको मिल जाती हैं घर में, ईजी अवेलेबल हैं एकदम, ठीक है। इसलिए फेराडे ने क्या किया कि इन्हीं दोनों चीज़ों को बेस बनाया, ठीक है, ठीक है। और ये हमने कन्वीनियंट के लिए थोड़ा सा कन्वेंशन बनाया, माना, आपस में एग्रीमेंट किया कि हाँ भैया इसी चीज़ को हम मानेंगे, कोई इसमें सवाल नहीं उठाएगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि देखो ग्लास को जब भी किसी चीज़ के साथ हम रब करेंगे, किसी भी चीज़ के साथ, ग्लास में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इसको हम कन्वेंशन बना ले रहे हैं, ठीक है, नियम बना ले रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई वो नहीं है, इसको गलत भी साबित किया जा सकता है, लेकिन आप उंगली नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो ग्लास में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऑलमोस्ट सबसे लास्ट में क्या है? प्लास्टिक। सल्फर को छोड़ दीजिए क्योंकि ज़्यादा इजीली अवेलेबल नहीं है घर घर में, ये तो घर घर में है। तो ऑलमोस्ट लास्ट में क्या आता है? प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक को जिसके साथ भी रब करोगे, प्लास्टिक में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे किसी के साथ भी उसको रब कीजिए। समझ गए कि नहीं समझे? तो दो चीज़ों को हमने बेस बनाया, पहला ग्लास, दूसरा प्लास्टिक। ग्लास को किसी के साथ भी रब करो, ग्लास में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और प्लास्टिक में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बाकी चीज़ों का, बाकी चीज़ को, तो आंसर है डिपेंड करता है कि किसके साथ रब कर रहे हो, ठीक है कि नहीं है। बाकी किसी चीज़ के लिए आप श्योर नहीं है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा। समझे कि नहीं समझे? हमेशा क्या पूछेंगे? किसके साथ रब करना है, तब हम बताएंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। जैसे मैंने आपको बोला वुल को आपको रब करना है मेटल के साथ। किसको रब कर रहे हैं? वुल को किसके साथ? मेटल के साथ। तो किस में पॉजिटिव आएगा, किस में नेगेटिव आएगा? वुल में क्या आएगा? पॉजिटिव। मेटल में क्या आएगा? नेगेटिव। क्यों? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में वुल पहले आता है और मेटल बाद में आता है, इसलिए पहले आने वाले पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब देखना, अभी आप क्या बोल रहे हो? वुल में क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हमने बोला ठीक है, वुल को प्लास्टिक के साथ रब कीजिए। किसके साथ रब करना है? प्लास्टिक के साथ। बताइए वुल में कौन सा चार्ज आएगा? वुल में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नीचे आता है, ये पहले आता है। अच्छा, वुल को ग्लास के साथ रब कीजिए। वुल में कौन सा चार्ज आएगा? वुल को ग्लास के साथ रब करना है। ग्लास कौन सा चार्ज आएगा वुल में? नेगेटिव। और अभी तो आप बोल रहे थे वुल में पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी हमने वुल में कौन सा चार्ज बोला? नेगेटिव, ठीक है।
तो वुल पॉजिटिव चार्ज होगा कि नेगेटिव चार्ज होगा? वुल में कौन सा चार्ज आता होगा? पॉजिटिव आता होगा कि नेगेटिव आता होगा? आंसर है नॉट श्योर, नहीं बता सकते। समझ आया? क्यों नहीं बता सकते? क्यों नहीं बता सकते पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो आंसर है डिपेंड करता है भैया कि किसके साथ रब करना है। जब आप ये बताओगे कि इस चीज़ के साथ रब करना है, तब हम बताएंगे कि वुल में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ग्लास और प्लास्टिक इसको छोड़ के बाकी किसी चीज़ के लिए हम श्योर नहीं है कि उस पर कौन सा चार्ज आएगा, लेकिन ग्लास में हमेशा प्लस ही आएगा हमेशा, और प्लास्टिक में हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ये दो श्योर हैं, ठीक है। जैसे आप इस लाइन के बारे में श्योर नहीं हो सकते कभी भी। मैं आपसे पूछूंगा ये लाइन लंबी है कि छोटी, बताओ। ये लाइन बड़ी है कि छोटी? हाँ, छोटी है। बोलो ना, लाइन बड़ी है कि छोटी? जल्दी बोलो। छोटी है। कहाँ छोटी है? छोटी है। देखो कहाँ छोटी है, इन दोनों को देखो। ये लाइन छोटी है कि बड़ी? अभी तो आप बोल रहे थे कि छोटी है। हाँ जी बताओ, ये लाइन छोटी है कि बड़ी? बड़ी। कहाँ बड़ी है? देखो इन दोनों को, छोटी है कि बड़ी? तो जिस तरह आप एक लाइन के बारे में नहीं श्योर हो सकते कि ये छोटी है कि बड़ी, हमेशा क्या पूछेंगे? किससे? जब हम दूसरी पार्टी दिखाएंगे आपको, तब आप बताओगे छोटी है कि बड़ी। इसी तरह से चार्ज का मामला है। किसी भी बॉडी पर आप चार्ज नहीं बता सकते पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। कब तक? जब तक आपको ये न बता दें कि रब किसके साथ करना है। समझ आया? अगर मैं आपको बोलता हूँ वुल को प्लास्टिक के साथ रब कीजिए, तब वुल में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने आपको दूसरी पार्टी बता दी है। अगर मैं आपको बोलता हूँ वुल को ग्लास के साथ रब कीजिए, तब वुल में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, क्योंकि ग्लास में हमेशा पॉजिटिव आता है ना। लेकिन अगर मैं इनके नाम नहीं बताऊं और सिर्फ पूछूं वुल में कौन सा चार्ज आएगा, तो फिर आप नहीं बता सकते ना प्लस आएगा कि माइनस। ये डिपेंड करता है कि किसके साथ रब करना है। याद रहेगा? वुल को फ्लेनल के साथ रब कीजिए, वुल में कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा, और ये पहले आता है इसलिए इस पर पॉजिटिव आएगा। क्लियर हुआ जी? तो कभी भी आप चार्ज नहीं बता सकते जब तक आपको किसके साथ रब करना है ये ना बता दिया जाए। याद रहेगा ये बात कि नहीं रहेगा? ओके, सो दिस इज़ ओनली हिस्टोरिकल, और अब ये पुराना हो गया है तो इसका उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखोगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज़ क्या बताता है? क्या बताता है कि दो बॉडी आपस में रब होंगी तो किस में कौन सा चार्ज आएगा, किस टाइप का चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? याद रहेगा ये? सो फॉर्मर इन द सीरीज विल ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेटर इन द सीरीज विल ऑलवेज नेगेटिव। जो पहले आया वो पॉजिटिव, और सीरीज में जो बाद में आता है वो नेगेटिव। ग्लास हमेशा पॉजिटिव रहेगा, किसी के साथ भी रब करो, और प्लास्टिक में हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ओके। ये तो हो गया किस में किस टाइप का चार्ज आएगा, वो हम यहाँ से बता देंगे। ठीक बात? हाँ जी, आप एक मटेरियल चार्ज है कि नहीं है, ठीक है, मैं आपको दूर से दिखा के पूछूं कि ये चार्ज है कि नहीं, बिना पेपर पीस उठवाए। एक तो वो तरीका है ना, पेपर पीस उठा लिया तो चार्ज है, इसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है। हम आपको ये नहीं बोल रहे हैं कि पेपर पीस उठवा के बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं देखो कुछ नहीं उठवाना है, कुछ नहीं करना है, बताओ ये चार्ज है कि नहीं। प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, इसका फैसला कौन करेगा? ये। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? चार्ज है कि नहीं, चार्ज है या नहीं है, बताओ। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी चार्ज है या नहीं है, इसका फैसला कैसे होता है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, एक छोटी सी डिवाइस यूज़ करते हैं जो ये बताता है कि किसी बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है, और उस इक्विपमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से क्या पता लगाया जाता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है, किसकी हेल्प से हम बताते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक छोटी सी डिवाइस है, समझे, छोटी सी डिवाइस है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम ये वाले काम भी कर सकते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज से हमने की, यानी प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि ग्लास में हमेशा कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव, और प्लास्टिक में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा? बस ये दो बेसलाइन हमको पता है, तो हम इन दोनों चीज़ का यूज़ करके इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से ये भी बता सकते हैं कि किस में प्लस चार्ज है, किस में माइनस चार्ज है।
तो इलेक्ट्रोस्कोप से दो चीज़ें पता की जा सकती हैं। पहली चीज़ क्या, चार्ज है कि नहीं, और दूसरी चीज़ है तो किस टाइप का चार्ज है, प्लस है कि माइनस है। समझ आया बात? ओके, सो इलेक्ट्रोस्कोप। Electroscope, it is a device which help us to know presence of charges as well as types of charges. और किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? It works on the principle of repulsion of charges. सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्शन ऑफ चार्जेस के बेसिस पर ये इक्विपमेंट काम करता है। अब ये इक्विपमेंट कैसा होता है इसको देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, देखो एक ऐसे मेटल की एक डिस्क बनाते हैं, मेटल की बनी हुई, किसकी? मेटल की। मेटल का एक रॉड इसमें ऐसे लगा रहता है, दिस इज मेटालिक रॉड। ये दोनों चीज़ें किसकी बनी हैं? मेटल। एंड मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल चार्जेस को अपने अंदर से चलना अलाउ करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल में अगर हम चार्ज दे दें तो मेटल के अंदर चार्ज चल सकते हैं। तो ये मेटल है तो चार्ज को चलना अलाउ करता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब हम नीचे में पतली पतली बहुत बारीक गोल्ड की लीफ लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? हाँ, कितनी पतली? इतनी पतली जितनी मिठाई के ऊपर वर्क लगाते हैं, आप देखे होंगे, देखें चांदी का वर्क लगता है मिठाई के ऊपर, उतनी पतली, उससे भी ज़्यादा पतली। और किसकी बनी होती है? गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड को उतना पतला किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास और भी मेटल्स हैं जिसको उतना पतला किया जा सकता है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल्स जो रोटी लपेटने के लिए आता है, सिल्वर कलर का दिखता है, वाइट कलर का, देखें वो एल्युमिनियम फॉइल है, कितना बारीक होता है, कितना पतला, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली इट वॉज मेड विद गोल्ड, और ये ऐसे ऐसे ये इस तरह रहता है, दिस इज़ मेड विद गोल्ड, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है ना, ये गोल्ड का बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत पतला होता है, हवा से डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसको हम एक ग्लास के जार में रखते हैं, डब्बे के अंदर बंद करके। तो इसको हम ऐसे एक ग्लास के जार में रख देते हैं। ये ठीक है, ताकि हवा से डिस्टर्ब ना हो, हिले ना। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया? आया कि नहीं आया? अच्छा, अब देखो, अब हमने क्या किया, अब इससे हमको पता लगाना है कि ये चार्ज है कि नहीं। सपोज दिस इज ए ग्लास, क्या है ये? ग्लास। इसको रब किए तो चार्ज हो गया, तो रब करोगे तो जान जाओगे कि चार्ज हो गया है ना? अच्छा, हम ऐसे ही आपको एक टुकड़ा पकड़ा दिए, बोले चेक करो इसमें चार्ज है कि नहीं, तो क्या करना है? ऐसे ले गए और इस मेटल में इसको टच करा दिए। क्या कराना है? टच। ये मेटल है और मेटल चार्ज को चलना अलाउ करता है। अगर ये चार्ज होगा तो इसके अंदर से चार्जेस निकलेंगे, इस मेटल के थ्रू ऐसे आगे बढ़ेंगे, मेटल है, और यहाँ जब पहुँचेंगे दो रास्ते मिलेंगे चार्ज को चलने के, पानी की धारा की तरह चार्ज चलती है, दोनों रास्तों में चार्ज चली जाएगी। तो कुछ चार्जेस इसमें आ गए ऐसे, और इसमें आ गए इस लीफ में, कुछ चार्जेस इस रास्ते से चले और यहाँ आ गए, इस तरह से दोनों में चार्जेस आ गए। आया समझ कि नहीं आया? ओके, अब इस लीफ में प्लस चार्ज, इस लीफ में प्लस चार्ज, दोनों सेम तरह के चार्जेस हैं, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल। तो ये क्या होगा? क्या होगा जी बोलिए? ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। फैल गया? फैल गया?
अब हमको तो सिर्फ ये शीशी दिखती है, अंदर का गोल्ड लीफ दिखता है। मैंने आपसे पूछा कि ये चार्ज है कि नहीं, तो आप क्या किए, इसको ले जाके ऐसे टच किए। जैसे ही टच किए क्या देखते हैं, ये फैल गया। फैल गया तो क्यों फैला, ड्यू टू रिपल्शन। और ये रिपल्शन की प्रिंसिपल पर तो काम ही कर रहा है। अगर ये फैल गया इसका क्या मतलब है, ये चार्ज है कि नहीं, बोलिए, है ना। चार्ज रहा होगा तभी तो चार्ज दौड़ के गया, दोनों पत्तों में चार्ज आया और ये फैल गया रिपल्शन की वजह से। इसका मतलब है ये क्या है, हाँ। तो गोल्ड लीफ अगर फैल गई तो ये चार्ज है। समझ आया, आया कि नहीं आया। अच्छा जी, ये वाली बॉडी चेक कीजिए, ये भी चार्ज है कि नहीं, ये भी चार्ज है कि नहीं। तो मैंने इसको ऐसे टच किया, ये टच किया तो देखा ये और फैल गया, और फैल गया, मतलब चार्ज है कि नहीं, बोलिए, चार्ज है। अच्छा, टच किया और मैंने देखा ये वापस आ गया, वापस आ गया तो चार्ज है कि नहीं। फैल गया तो भी चार्ज है, वापस आ गया तो भी चार्ज है। समझ गए। अच्छा, फैल गया कौन सा चार्ज होगा, जो चार्ज इसमें था, ये क्या है, ग्लास। ग्लास हमने टच किया, कौन सा चार्ज आया इलेक्ट्रोस्कोप में, पॉजिटिव। हमने इसको टच किया, ये वापस फैल गया ऐसे, तो कौन सा चार्ज रहा होगा इसके पास, कौन सा। और हमने इसको टच किया, ये ऐसे वापस आ गया। पहले ग्लास टच किए थे तो पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि ग्लास में हमेशा क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो हमको पता है, हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। इसको टच करने से ये वापस आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज रहा होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव रहा होगा, उसने जाके पॉजिटिव को जीरो बना दिया, कैंसिल कर दिया। तो वापस आया, मतलब इसमें अपोजिट चार्ज, इसके अपोजिट चार्ज नेगेटिव। और फैल गया तो इसमें और प्लस रहे होंगे, और प्लस चले गए, यहाँ प्लस का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, और रिपल्शन हुआ, और ज़्यादा फैल गया। तो और फैला, मतलब इसमें भी सेम चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव। समझ आया कि नहीं आया। तो ये डिवाइस हमको क्या बता रहा है, चार्ज है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी बता रहा है कौन सा चार्ज है, प्लस की माइनस। कैसे पता करेंगे, एक बार मैंने इसमें ग्लास टच किया तो मैं तो जान गया इसमें पॉजिटिव है। अब अगर ये दूसरा मटेरियल है, इसमें मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें कौन से टाइप का चार्ज है, प्लस है कि माइनस, तो आप जान जाओगे कि नहीं। पहला बेस लाइन तो आप जान ही रहे हो, पॉजिटिव उसको दिए हो। अब आप इसको टच कराओगे और फैल गया तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। टच किया वापस आ गया, कौन सा चार्ज, नेगेटिव। अगर मैं इसमें प्लास्टिक टच किया होता तो इसमें कौन सा चार्ज आता, नेगेटिव, और ये फिर भी फैलता। अब मैं इसको टच करता ऐसे और ये वापस आ गया, तो इसमें कौन सा चार्ज होता, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस जाके नेगेटिव को कैंसिल किए होंगे। और टच करता, ये फैल जाता, तो इसमें कौन सा चार्ज होता, नेगेटिव। नेगेटिव था ही और नेगेटिव गया होगा, और रिपल्शन के कारण फैल गया होगा। आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा। तो इलेक्ट्रोस्कोप से हम दो चीज़ें पता कर सकते हैं, क्या क्या, एक तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज, दूसरा टाइप्स ऑफ चार्ज। और ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, वन लाइन क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रिंसिपल पर काम करता है, रिपल्शन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है।